नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि चिराग और अब्दुल दोनों ही अब रोहित और अनिका के क्वार्टर में वहां पर उनके लिए पानी की बुक कैन और साथ में कुछ सब्जियां और किचन का कुछ जरूरी सामान लेकर आते हैं। क्योंकि अनिका बालकनी में खड़ी हुई थी इसलिए अनिका भी सोचती है कि उसके लिए दरवाजा खोलना ठीक नहीं होगा, इसलिए रोहित जाकर दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि अब्दुल के हाथ में पानी की कैन थी जबकि चिराग के हाथ में कुछ सब्जियां और किचन का जरूरी सामान था जो उन्हें खाना बनाने के लिए वहां पर चाहिए था। अब रोहित उन दोनों को देखकर अब उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। जब वो अंदर की तरफ आते हैं तब वो रोहित से कहते हैं कि सर, छठी इंद्रिय आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिली है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चिराग और अब्दुल दोनों बातें कर ही रहे थे तभी अनिका भी कमरे में इंटर करती है। अनिका को देखकर अब वो उसे ग्रीट करते हैं, वो क्योंकि वो अनिका की आवाज से पहचान गए थे कि ये अनिका मैडम ही है जबकि अनिका के चेहरे पर एक सिलिकॉन मास्क था। इतना कहने के बाद अब वो दोनों भी रोहित से वहां से चलने के लिए इजाजत मांगते हैं। वो दोनों बाहर आ गए थे लेकिन उनके चेहरे की हवाई अभी भी उड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने रोहित के सामने तो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं होने दिया था। लेकिन वो अनिका को देखकर अभी भी उन्हें 440 वोट का झटका लगा ही हुआ था क्योंकि जब उन दोनों ने कमरे में अनिका को वहां पर बालकनी से कमरे के अंदर आते हुए देखा तो एकदम के लिए वो भी हक्के बक्के हो गए थे क्योंकि वो भी अनिका को पहचान नहीं पाए थे। तब वहां पर उसके रोहित के क्वार्टर में वो दोनों एक बार रोहित के चेहरे को देख रहे थे तो एक बार वो अनिका के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था लेकिन जल्द ही उन्होंने बात को संभाल लिया था। हालांकि रोहित को भी उनके चेहरे पर थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही थी। भले ही उन दोनों ने अपने इमोशंस को, अपने शौक को छिपा लिया था लेकिन रोहित ने भी उनसे पूछा था कि क्या तुम्हें कोई और काम है। तभी उन्होंने बात को बदलते हुए कह दिया था कि हाँ, छठी इंद्री आपसे मिलना चाहता है, उसे कुछ आपसे जरूरी बात है। लेकिन वो तब भी अपने शौक में ही थे। हालांकि अब्दुल रोहित के सामने कुछ कहने वाला था अनिका के बारे में लेकिन उससे पहले अब्दुल कुछ भी कहने के लिए तैयार होता, चिराग ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख के उसे वहीं पर ही रोक लिया था क्योंकि चिराग समझता था कि यहाँ पर उनके लिए बोलना कुछ भी ठीक नहीं है। उन्हें पहले यहाँ कमरे से बाहर जाकर फिर कुछ बात करनी होगी। अब वो वहां से निकलकर अब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब वो गाड़ी में बैठने के बाद अब अब्दुल और चिराग दोनों ही एक गहरी सांस लेते हैं क्योंकि वो दोनों अभी भी उनके लिए कुछ भी समझना बहुत ही मुश्किल था। अब अब्दुल चिराग से कहता है, क्या तुम भी अभी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। अब्दुल ने सीधा ही चिराग से ये क्वेश्चन कर लिया था लेकिन सच तो यही था कि चिराग के दिमाग में भी वही चल रहा था। लेकिन चिराग ने अपनी पिछली गलती से कुछ सीख लिया था। लास्ट टाइम जब लंदन में चिराग और अब्दुल दोनों ने रोहित के कैरेक्टर पर शक किया था क्योंकि उन्हें तब पता नहीं था कि ब्लैक कैट कोई और नहीं बल्कि अनिका ही है। इसलिए जब भी ब्लैक कैट रोहित के पास जाती थी तब भी रोहित के ऊपर, वो उसके कैरेक्टर के ऊपर शक करने लग गए थे कि उनके बॉस कैसे ठरकी हैं। इसलिए लेकिन जब उन्हें सच के बारे में पता चला था तो सच जानने के बाद उनकी अनिका मैडम ही ब्लैक कैट है तो चिराग मेहता को अपनी सोच पर काफी ही अफसोस हुआ था कि वो अपने बॉस के बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं। इसलिए इस बार वो वही गलती दोबारा से नहीं दोहराना चाहते थे। हालांकि आवाज उन्हें अनिका के जैसी ही लग रही थी लेकिन अभी भी वो उस चेहरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब चिराग मेहता अभी कोई भी इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना चाहता है लेकिन अब्दुल का बोलना चालू ही था। अब्दुल अभी भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाए ही जा रहा था। अब अब्दुल चिराग से कहता है, यार बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी बीबी को धोखा कैसे दे सकते हैं। माना कि वो ये चेहरा भी कितना सुंदर है, हालांकि आवाज से, क्योंकि आवाज भी कुछ जानी पहचानी तो लग रही थी लेकिन पता नहीं, मेरा तो सिर घूम रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो गनिका मैडम ही थी या कोई और।
रोहित सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैडम को अभी फोन करके सब बता दूंगा। जैसे ही अब्दुल अब अपना फोन निकालकर अनीका का नंबर डायल करने के लिए जा रहा था कि तभी चिराग ने उसे के हाथ को एकदम से रोक लिया और उसके फोन को उसके हाथ से छीनकर अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही चिराग ने अब्दुल के हाथ से उसका फोन छीना तभी अब्दुल उसे अब अपनी नजरों से घूर घूर कर देखने लगा, क्योंकि अब्दुल को भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि चिराग ने आखिर उसका फोन एकदम से उसके हाथ से क्यों छीना। तभी अब्दुल चिराग से कहता है, देख चिराग, चुपचाप मेरा फोन मुझे वापस कर दे, नहीं तो फिर ये तेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तभी चिराग कहता है, अरे पहले मेरी बात तो सुन ले। तभी अब्दुल कहता है, नहीं, मैं मानता हूँ कि रोहित सर के लिए हम सबसे वफादार है, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि जो रोहित सर कर रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं है। हमें अनिका मैडम को इसके बारे में सच बता देना चाहिए हमें। अब चिराग ने अब्दुल को रोक दिया था, लेकिन जब अब्दुल को गुस्से में करता हुआ देखकर अब चिराग कहता है कि हमें कोई भी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। एक बार हमें पैलेस पहुंच जाने दो, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हमें बिना किसी चीज के, बिना किसी बात के कंक्लूजन पर बिना पहुंचे हुए ही हमें कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए। चिराग की बात सुनकर तो अब्दुल ने अपना फोन जरूर अपने पॉकेट में रख लिया था। इससे पहले अब्दुल कुछ भी बोलता, चिराग फिर से अब्दुल को याद दिलाते हुए कहता है, अब्दुल क्या तुम्हें याद है जब यहाँ पर जब रोहित सर के साथ हम तीनों थे, और जब ब्लैक कैट हमेशा ही रोहित के साथ चिपकी रहती थी, या जब सर अपने गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में जाते थे तो वो ब्लैक कैट को अपने साथ सीट पर बिठा लेते थे। तब भी हमें एक बार गलतफहमी हुई थी, लेकिन जब हमें पता चला था कि वो ब्लैक कैट कोई और नहीं बल्कि हमारी अनीका मैडम ही थी, तो तुमने सोचा है तब उस टाइम हमें कितना एम्बेरसमेंट फील हुआ था कि हमने अपने सर के बारे में क्या क्या सोचा। अब चिराग की बात सुनकर अब अब्दुल भी चिराग की बात से सहमत होता है। अब वो लेकिन वो फिर से बोलना चालू करता, तभी चिराग उसे फिर से चुप करा देता है। वो रास्ते भर चिराग मेहता ने अब्दुल की बातें सुनी थी, इसलिए अब तो चिराग मेहता ने भी अब्दुल को फिर से कह दिया था कि अब चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें सर के पास वापस छोड़कर आऊंगा। क्योंकि चिराग के इतने समझाने के बाद भी अब अब्दुल बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो हर हाल में रोहित के बारे में अनीका को सब कुछ बता देना चाहता था। चिराग मेहता का गुस्सा देखकर अब अब्दुल कहता है, अरे तुम मुझ पर ही क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, चलो मेरे साथ मैडम के रूम में। अब तक दोनों की ही गाड़ी पैलेस में के मेन डोर के सामने थी। दोनों जैसे ही पैलेस के अंदर गए तो अब्दुल तेज कदमों से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा। चिराग उसे पीछे से आवाज लगा रहा था, रुक जाओ, अभी तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? चिराग भी अब अब्दुल के पीछे पीछे ही जाने लगा, क्योंकि चिराग नहीं चाहता था कि अब्दुल बिना किसी बात को जाने बिना ही कोई भी ऐसा मेस क्रिएट कर दे जिसे बाद में उसके लिए संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाए। अब्दुल भी जैसे ही, क्योंकि अब्दुल अब चिराग की कोई भी बातें नहीं सुन रहा था, इसलिए वो जल्दी से अनीका के कमरे के पास पहुंचता है तो वो दरवाजे को नॉक करने लगता है। अब तक चिराग भी वहां पर अब अब्दुल के पीछे पीछे ही आ गया था उसे रोकने के लिए। थोड़ी ही देर में रूम का दरवाजा खुला तो उनके कानों में आवाज आई, चिराग और अब्दुल, तुम दोनों यहाँ। सामने खड़ी अनीका को देखकर दोनों के ही सिर एकदम से झुक गए थे कि आखिर वो जो बातें बताने यहाँ पर आए थे वो कैसे बताएं कि उन दोनों ने अभी अपने बॉस को किसी और औरत के साथ वहां पर उसके क्वार्टर में देखा है। वो दोनों अभी अपने ख्यालों में ही थे कि तभी उन्हें एक आवाज आई, क्या कोई बात है? अगर कोई बात है तो अंदर आके कहो। अब्दुल अब कुछ कहने ही वाला था कि चिराग ने उसे फिर से रोक दिया और कहा, एनी देखो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम अंदर जाओ और जो तुम्हें सर और मैडम ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे अच्छे से फॉलो करो। क्योंकि चिराग ने यहाँ पर पहचान लिया था कि जो अनीका के फेस में थी वो कोई और नहीं बल्कि एनी थी। अब चिराग के कहे अनुसार एनी भी कह देती है, चिराग सर, वेरी इंटेलिजेंट यू आर, आपने मुझे कैसे पहचाना? अब चिराग एनी के हाथ की तरफ देखता है। जैसे ही एनी अब समझ गई थी कि उससे क्या गलती हो गई थी, तभी अब वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। अब चिराग के बगल में खड़े अब्दुल को तो मानो एक शौक ही लगा हो, क्योंकि आज क्या हो रहा था ये सब अब्दुल के दिमाग से सब बाहर था, उसकी सोच से बाहर था। अब चिराग मेहता कहता है कि अब जल्दी से यहाँ से चलो। यहाँ से कुछ ही देर में दोनों अब अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब अब्दुल चिराग से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला भाई?
तभी चिराग मेहता इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं बाकी सब तो कुछ नहीं जानता अब्दुल, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि बॉस अनीका मैडम के अलावा कभी किसी और लड़की को देखते तक नहीं है। हो ना हो, हमने बॉस के रूम में जिसे भी देखा है वो रियल नहीं है, हम कुछ गलत ही सोच रहे हैं। यहाँ चिराग मेहता अब अब्दुल को समझा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट में अब तक अनीका और रोहित दोनों ने ही मिलकर पूरा ही किचन को अरेंज कर लिया था, क्योंकि अब उनके पास किचन के लिए जितनी भी ऐसे जरूरी चीजें थी वो अब सब उनके पास थी। अनीका अब रोहित से कहती है कि बताइए ना मिस्टर मारवा, आज क्या खाना पसंद करेंगे। अनीका के इस सवाल पर रोहित ने कहा, जो भी बनाएंगे दोनों साथ में ही मिलकर बनाएंगे, क्योंकि अकेली तुम नहीं बनाओगी। अब रोहित की बात सुनकर अनीका कहती है, आज कुछ इंडियन हो जाए। इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो दोनों ही साथ में मिलकर किचन में खाना बनाने के लिए लग जाते हैं। अनीका ने अब तक जो भी वेजिटेबल्स उनको बनानी थी उसको कट की कर लिया था, तो वहीं रोहित ने भी चपाती के लिए आटा तैयार कर लिया था। एक तरफ जहां अनीका सब्जी बना रही थी, तभी अनीका ने भी आयशा मारवा की तरह ही पालक को पीसकर सब्जी में डाला, जैसे आयशा मारवा हमेशा ही डालती थी। अनीका को याद था कि एक बार जब रोहित और अनीका दोनों ही आयशा मारवा के घर गए थे, जब आयशा मारवा वहां पर अकेली रहती थी, जब वो उनका सच जानने के लिए वहां पर गए थे, तो उस रात आयशा मारवा और सावित्री ने दोनों को ही डिनर के लिए रोक लिया था। तो वहीं अनीका को रोहित की पसंद का और नापसंद के बारे में अनीका ने वैसे ही पता चल गया था, इसलिए अनीका ने सेम वैसी ही रेसिपी से अभी सब्जी बनाई थी, जैसे उस समय आयशा मारवा ने सावित्री को कहकर बनवाई थी। जैसे आयशा मारवा रोहित के लिए हमेशा से ही अभी मारवा हाउस में भी बनाती थी, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित रोटियां बना रहा था और अनीका से कहता है कि मैंने देख लिया, तुमने सब्जी में पालक को पीस कर डाला है। अब तक अनीका ने सब्जी बना ली थी, तो वो दूसरी तरफ एक्जोटिक सलाद की तैयारी करने लगी। तो वहीं रोहित रोटी और सब्जी के रोटी को सर्विंग बाउल में डाल रहा था और फिर वो दोनों ही लेकर अब वो होल में बने टेबल पर रख दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अनीका ने भी एक्जोटिक सलाद को रेडी कर दिया। तभी अनीका की नजर वहां पर रखे हुए गुड़ के जार पर गई, तो अनीका ने अपने एक हाथ में एक्जोटिक सलाद की प्लेट पकड़ी हुई थी, तो दूसरे हाथ से गुड़ के जार को। तभी अनीका ने देखा कि रोहित किचन में ही खाने के लिए प्लेट्स लेने के लिए आया था। रोहित अब अनीका से कहता है कि तुम ये लेकर चलो, मैं प्लेट लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में दोनों ने अब हॉल में ही रखे हुए 4 सीटर डिनर टेबल पर बैठ गए। रोहित ने अपनी और अनीका दोनों की ही प्लेट को लगा दिया था, तो अनीका ने भी गुड़ के जार से गुड़ निकाल कर रोहित की प्लेट में रख दिया था और फिर दोनों खाना खाने लगे। अनीका बस यही देखना चाहती थी कि क्या रोहित को उसके हाथ का बना खाना पसंद आएगा। शायद शादी के बाद ये पहली बार था कि अनीका ने इस तरह से रोहित के लिए खाना बनाया था, नहीं तो अनीका ने शादी के बाद तो कभी भी रोहित के लिए कुछ भी बनाया ही नहीं था। इससे पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसको ये सब करने की, और न ही रोहित ने कभी अनीका से ऐसी कोई फरमाइश की थी। लेकिन शायद आज इस मिशन की वजह से ही दोनों अपनी लाइफ के वो छोटे छोटे पल को भी जी पा रहे थे, जो शायद अब तक अपने बिजी शेड्यूल की वजह से शायद दोनों ही नहीं जी पाए थे। अब रोहित बड़े ही खामोशी से अपना डिनर कर रहा था। आज अनीका के लिए ये दूसरी बार का एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर रोहित के फेवरेट एक्जोटिक सलाद रखे हुए थे, लेकिन वो आज सब्जी रोटी ही खा रहा था। कुछ देर बाद दोनों ने ही अब अपना डिनर फिनिश किया। अनीका ने अब रोहित से पूछा, खाना कैसा था। अब रोहित भी अनीका की बात को सुनकर जवाब देता है, अनीका बहुत ही अच्छा था। ये कहते हुए रोहित अब अनीका से कहता है कि तुम जाकर अब आराम करो, मैं आता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अनीका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो अपने रूम से एक दूरबीन लेकर आती है और वो गैलरी में फिर से खड़ी होकर अब बेसमेंट में ही नजर रखती है। वो दूरबीन के द्वारा बेसमेंट में देखने की कोशिश करती है कि वहां पर क्या हो रहा है। कुछ ही देर में अनीका वहां पर दूरबीन से देखती है कि कुछ लोग बेसमेंट से अंदर बाहर आ जा रहे हैं। ये देखकर अनीका समझ जाती है कि इनका काम रात में ही होता है। अब अनीका यहाँ इन सब की एक एक मूवमेंट पर नजर रख रही थी उस दूरबीन के द्वारा। तभी वो देखती है कि कुछ लोग काले कपड़े और काले मास्क पहनकर अंदर
बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं कि तभी अनिका की नजर उनकी सौतेली माँ मनीषा गुलेरिया और कामिनी गुलेरिया पर जाती है, जिनके हाथ में 5-5 लीटर का वाटर कैन था। अनिका को शक होता है कि कहीं ये वही पानी तो नहीं है जिसमें वो ड्रग मिलाया गया था। अनिका कुछ सोचती है, फिर तभी वो जल्दी से ही रूम में जाकर अब अपने ब्लैक कैट का आउटफिट पहन लेती है और रूम में ही अब रोहित के लिए अब एक वो नोट को छोड़कर देकर चली जाती है, क्योंकि रोहित भी अपने किसी काम में बिजी हो गया था। इसलिए अब अनिका रोहित को वहां पर रोहित को कोई भी मैसेज ना करते हुए अब वो उसे उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा नोट लिख कर जाती है कि मिस्टर मारवा, मैं 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगी, आप सो जाइएगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। अब अनिका ये सब लिखने के बाद अब वो उस अपार्टमेंट के सारे ही सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लेती है, ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके और उसे बाहर निकलते हुए कोई भी देख ना पाए। और अब वो धीरे से रोहित के रूम से बाहर निकल जाती है। अब वो बाहर निकलने के बाद देखती है कि पूरा ही कॉरिडोर इस वक्त बिल्कुल ही खाली था, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था ऑब्वियसली, इसलिए सारा ही कॉरिडोर खाली होगा। अनिका जानती थी कि इस अपार्टमेंट में स्टेयरकेस का यूज बहुत ही कम होता है, ज्यादातर लोग एलिवेटर के का ही यूज करते हैं, इसलिए अनिका अब एलिवेटर से ना जाते हुए अनिका अब स्टेयर केस का यूज करती है। वो सीधा ही अब बेसमेंट में आ गई थी और फिर वो कुछ ही देर में अनिका कॉलेज में चली जाती है। वो जैसे ही बॉटनी डिपार्टमेंट के पास जाती है तो वो वहां निखिल को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर निखिल पहले से ही मौजूद था। निखिल को वहां पर इतनी रात को देखकर अब अनिका निखिल का हाथ पकड़कर जल्दी से ही उसे दूसरी तरफ लेकर चली जाती है। अनिका अब निखिल को एक साइड करने के बाद अब निखिल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। अब अनिका की ये बात सुनकर निखिल जवाब देता है कि मैडम, मैंने और भूमिका ने उन लड़कियों पर नजर बनाई थी, तभी हमें पता चला है कि आज रात ये कुछ प्लान कर रहे हैं इसी बेसमेंट में। लेकिन पता नहीं, जैसे ही मैं और भूमिका यहाँ पर आए तो हमारे आने के बाद से ही पता नहीं भूमिका एकदम से कहाँ चली गई है। मैं उसे ही यहाँ पर ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आए तो थे हम यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन यहाँ तो खुद भूमिका ही गायब हो गई। निखिल की ये बात सुनते ही मानो अनिका को एकदम से 440 वोट का झटका लगता है। तभी अनिका ने निखिल से पूछा, क्या तुम्हें भूमिका की लोकेशन को ट्रेस किया? अनिका की ये बात सुनकर निखिल ने कहा, हाँ, इस बेसमेंट के राइट साइड के 5th रूम में। अब अनिका और निखिल दोनों ही बिना वक्त गवाए अब सीधे ही बेसमेंट के राइट साइड में चले जाते हैं। अनिका की अब फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी कि पहले भूमिका को बचाएंगे, क्योंकि अनिका बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि अगर भूमिका किसी भी खतरे में है तो वो सबसे पहले भूमिका को वहां पर बचाएंगे। उसके मिशन से पहले उसका भूमिका को सही कुशल बचाना सबसे पहले प्रायोरिटी पर था। इसलिए अब निखिल की दी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से जैसे ही निखिल और अनिका दोनों ही उस रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि भूमिका उस रूम में रखे हुए बेड पर थी। तभी अनिका के कानों में किसी के अंदर आने का एहसास होता है। अनिका अब निखिल को लेकर अब उस रूम में बने हुए बाथरूम में चली जाती है और दरवाजे से दोनों ही अब देखते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी थोड़ी ही देर में उस रूम में 2 आदमी आते हैं। दोनों ने ही अपने चेहरे को पर मास्क पहना हुआ था, उनके चेहरे को भी पहचानना बहुत ही मुश्किल था। इससे पहले कि वो दोनों भूमिका के करीब जाएं, पीछे से तभी अनिका ने दोनों पर ही एक साथ अटैक कर दिया, क्योंकि अनिका को आभास होता है कि यहाँ पर भूमिका भी खतरे में है। वो दोनों ही अनिका के अटैक करने के बाद सीधा ही अब जमीन पर गिर गए थे, क्योंकि अनिका ने इतनी जोर के साथ उन दोनों पर अटैक किया था कि वो संभल भी नहीं पाए थे और ना ही देख पाए थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। अनिका जानती थी कि इस रूम में रखे हुए जार में जो पानी भरा हुआ था उसे ढका नहीं गया था, ये खुला हुआ था, इसलिए अब वो केमिकल हवा में घुलकर अब अनिका और निखिल दोनों के ही नाक से होकर उनके बॉडी में भी जाएगा। अनिका ने इस बात का आभास पहले से ही कर लिया था और फिर केमिकल अपने इफेक्ट दिखाएगा, इसलिए इससे पहले अनिका ने बिना वक्त गवाए ही उन दोनों ही आदमियों को ही मार गिराया था, क्योंकि अनिका यहाँ पर कुछ और देर का वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर इस केमिकल का असर यहाँ पर इन सब पर होता तो पता नहीं फिर क्या ही अनर्थ होता। और फिर अनिका निखिल की तरफ देखती है। निखिल अब भूमिका को जल्दी से अपनी बाहों में लेकर अब वहां से बाहर आ गया, क्योंकि वो देखते हैं कि शायद भूमिका के ऊपर तो इसका असर हो रखा हो। वे अभी तक श्योर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ हो सकता था उस सब से बचाने के लिए अनिका ने जल्दी से ही ये स्टेप उठा लिया था। अब अनिका भी जल्दी से उस रूम से बाहर निकल गई। अनिका ने अब निखिल से कहा कि यहाँ 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर जो स्टाफ मेंबर्स के लिए अपार्टमेंट बना हुआ है, तुम
वहां पर सेकंड फ्लोर की रूम नंबर 210 में जाओ। अब अनिका उस रूम को खोलने का पासवर्ड भी उन दोनों को निखिल को बता देती है और कहती है तुम दोनों जाओ। तभी निखिल कहता है बट मैडम आप अभी। अनिका निखिल की ये बात सुनकर और उसकी चिंता को देखकर कहती है यहाँ 5 लड़कियां और लाई गई हैं, मैं उन्हें भी यहाँ से निकालना चाहती हूँ, तुम जल्दी से जाओ यहाँ से। निखिल अब निखिल भी समझ जाता है कि सबसे पहले उसे भूमिका को यहाँ से सेफ लेकर निकलना होगा, उसके बाद ही शायद वो जब भूमिका को वहां पर वो उस रूम में छोड़ देगा तो शायद तब वो अनिका की हेल्प कर सकता है अगर जरूरत हुई तो। इसलिए अब निखिल भी अनिका को लेकर अब अनिका के बताए हुए एड्रेस पर चला गया था, क्योंकि अनिका ने जो वहां पर क्वार्टर बताया था वो वही क्वार्टर था जो रोहित ने आज ही अनिका के लिए अलॉट करवाया था। यहाँ भूमिका अपने आप में ही कह रही थी कि निखिल कहाँ हो तुम। अब भूमिका की ये हालत देखकर निखिल समझ गया था कि आखिर उस ड्रग का क्या असर होता है, क्योंकि निखिल अभी भी उस चीज से उसके बारे में अभी भी पूरी तरह से नहीं जानता था। वहां बेसमेंट में अनिका अब एक एक करके सारे ही आदमियों पर अटैक करते जा रही थी, क्योंकि जब अनिका वहां पर देखती है तो वहां पर 10-12 आदमी दिख रहे थे। अब तक अब अनिका ने वहां पर उन 10 से 12 आदमियों को मार गिराया था और फिर वो उसी रूम में जा रही थी जहां पर पूरे रूम में वो केमिकल एयर के थ्रू स्प्रेड किया हुआ था। अनिका जानती थी कि अगर वो कुछ देर और यहाँ पर रही तो शायद वो खुद पर भी अपना कंट्रोल खो देगी। कुछ ही देर में अनिका ने उन 5 लड़कियों को वहां से निकालकर पुरानी लाइब्रेरी में उन्हें ले जाती है और उन्हें वहीं पर ही लेटा देती है, क्योंकि उन लड़कियों के ऊपर उस केमिकल का असर बुरी तरह से हो चुका था। आज अनिका अपनी आंखों से उस ड्रग के असर को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये लड़कियां किस हद तक किसी भी आदमी से फिजिकली रिलेशन बनाना चाहती हैं, क्योंकि अपने आप पर ही उनका इस केमिकल की वजह से कोई भी कंट्रोल नहीं था। अनिका सेफली उन लोगों को वहां पर पुरानी लाइब्रेरी में ले गई थी। अनिका उन्हें वहां पर लेटाकर अब पुरानी लाइब्रेरी से निकलकर जा रही थी कि उसके सामने एक 6 फीट का लंबा आदमी उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अब वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें उन लड़कियों को आजाद करवाया है ना, तो अब तुम ही हमारा काम पूरा करोगी, क्योंकि जब अनिका उन लड़कियों को बचाकर लेकर आई थी तो वो आदमी उनके साथ ही उसके पीछे पीछे आ गया था। जब तक अनिका उस लाइब्रेरी से निकलती है तो वो उसका सामना सीधे ही अब उस आदमी से होता है। अब वो आदमी कहता है अब तुम हमें बच्चा दोगी। ये सुनते ही अब अनिका ने अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया था, क्योंकि उसके ये सब कहते ही एक तो अनिका को पहले ही उन लड़कियों की हालत को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि कोई आदमी इंसानियत को कैसे चकनाचूर कर सकता है, कि उसके सामने गलत क्या है ठीक क्या है उसे इस चीज का भी आभास नहीं होता है। वो कैसे इंसानों को इतने घिनौने काम के लिए अपने मकसद को पूरा करने के लिए यूज करता है। और ऊपर से जो ये आदमी 6 फीट लंबा था जिसने अनिका के साथ भी वही बेहूदी वाली बात कह दी थी। इसलिए अब अनिका ने एकदम से गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया था। फिर अब वो एक जोर की लात अब उसके सीने पर मार देती है, जिससे वो हल्का सा नीचे गिरा, लेकिन वो फिर उतनी ही तेजी से खड़ा भी हो गया। और अब वो एक पंच अनिका के मुंह पर जल्दी से खड़ा होने के बाद मार देता है। उसका एक पंच लगने से अनिका अपना एकदम से बैलेंस खो देती है। अनिका का बैलेंस खोकर अनिका वहां पर उस आदमी के इस पंच से अनिका वहां पर गिर जाती है, लेकिन अनिका का ऐसे गिरना उस आदमी के पंच की वजह से नहीं था, बल्कि उस केमिकल ड्रग का असर अब अनिका के ऊपर थोड़ा थोड़ा असर शुरू हो गया था। अब वो खुद को ही कंट्रोल करते हुए अनिका ने एक साथ न जाने कितने ही अटैक अब उस आदमी पर कर दिए थे, लेकिन अनिका इस बात से हैरान थी कि अनिका के किसी भी अटैक का असर अब उस आदमी पर नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो अनिका भी अपनी पूरी पावर के साथ उस आदमी पर अटैक नहीं कर पा रही थी। अनिका यहाँ पर अपने आप से ही लड़ रही थी, क्योंकि अनिका पर अब उस केमिकल का असर शुरू हो गया था। तभी उस आदमी ने अपना एक दांव खेला और अनिका के कंधे पर बड़ी जोर से ही वार कर दिया। अब अनिका समझ गई थी कि इसकी ताकत उतनी ही है जितनी की शक्तिशाली गेंडे की थी, या यूं कहा जाए कि उससे भी ज्यादा। करीब 10 मिनट तक वो उसके साथ फाइट करती रही। तब 10 मिनट तक अब उस आदमी और अनिका के बीच में ये फाइट ऐसे ही होती रही। अब अनिका समझ गई थी कि अब उसे ये लड़ाई अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से ही लड़नी होगी, क्योंकि अनिका की ताकत अब कमजोर होती जा रही थी। अनिका ने अब अपनी पॉकेट से एक जिपलॉक प्लास्टिक का बैग निकाला, जिसमें अनिका ने वो केमिकल वाले पिन को डाला हुआ था।
जो स्वाति मल्होत्रा ने उसे वो केमिकल बनाने के फॉर्मूले को दिया था, इसलिए उस केमिकल में ही उसने उन पिन को डाला हुआ था जो उसने रोहित की बॉडी से भी निकाला था। अनिका ने अब अपने दोनों ही हाथों में 2 पिन को लिया और फिर वो 4 फीट हवा में उठकर अब सीधा ही अनिका ने अपनी एक लात से उसके सीने पर वार किया और एक पिन को उसके दिल के पास चुभा दिया और दूसरे को गले के पास चुभा देती है। इससे पहले कि वो आदमी कोई भी अटैक कर पाता या वो संभल पाता या अपना डिफेंड कर पाता, उससे पहले ही अनिका उसके दिल और गले पर दोनों ही जगह पर उन पिनों को चुभो चुकी थी। कुछ ही देर में अब उस केमिकल ने अपना असर उस आदमी के ऊपर दिखाना शुरू किया, लेकिन वो आदमी मरने से पहले अब यही बोल रहा था कि तुमने हमारे ही बनाए हुए केमिकल से मुझे मारा है। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, क्योंकि तो इस फाइट में तुमने मुझे धोखा दिया है। अब तक अनिका भी जल्दी से अब उस बेसमेंट से निकलकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जल्दी से जाने लगती है, क्योंकि उन पिन का असर इतनी जल्दी से उस आदमी के ऊपर हुआ था कि वो आदमी वहीं पर ही ढेर हो गया था। तभी अनिका के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो समझ जाती है कि उसे जल्दी से अब यहाँ से जाना होगा। और वो फिर अब अनिका जल्दी से ही अपने कदम बढ़ाती है और फिर वो स्टेयरकेस से होती हुई सीधा ही 6th फ्लोर पर चली जाती है कि तभी वो देखती है कि कामिनी बॉटनी डिपार्टमेंट का पुराने एचओडी के साथ थी। कामिनी को वहां पर पुराने एचओडी के साथ देखकर अब अनिका एकदम से हैरान होती है। अनिका हैरान इसलिए थी कि इस वक्त रात के 2 बज रहे थे और रात के 2 बजे कामिनी आखिर उस एचओडी के साथ यहाँ पर रात को उसके क्वार्टर के वहां पर क्या कर रही थी। तभी कामिनी एचओडी के रूम में चली जाती है और फिर दरवाजा बंद कर लेती है। अनिका को अब कामिनी के ऊपर शक होता है। अब अनिका भी जल्दी से जाकर रोहित के कमरे का दरवाजा खोलती है, क्योंकि अनिका अभी इतनी इस हालत में नहीं थी कि वो यहाँ पर कामिनी क्या करने आई है वो सब कुछ समझ पाती, क्योंकि अनिका को अब सबसे पहले यहाँ पर रोहित के कमरे तक पहुँचना था, क्योंकि उस केमिकल का असर अनिका पर हो चुका था और उसका परिणाम क्या था वो अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी। अब रोहित के दरवाजे को अंदर खोलने के बाद अब अनिका जल्दी से अंदर आ जाती है और फिर दरवाजे को बड़ी जोर से बंद कर देती है। फिर वो वहां पर होल से अब अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जल्दी से अब वो अपने कपड़े बदल कर अनिका बेड पर सो जाती है। अनिका यहाँ खुद पर कंट्रोल कर रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि रोहित उसे मसाज दे रहा है। पहले तो रोहित अनिका को का सिर दबाता है और फिर उसके कंधे से होते हुए ही अब उसकी कमर तक को मसाज देने लगता है, क्योंकि अनिका यहाँ पर खुद अपना सेंस खोती जा रही थी। इसलिए जब अनिका को अपनी बॉडी पर रोहित के हाथों का एहसास हुआ तब अनिका को एहसास होता है कि रोहित उसे मसाज दे रहा है। अब रोहित कहता है कि तुम्हें इससे थोड़ा आराम मिलेगा, तुम सो जाओ। तभी रोहित अभी भी इस बात से अनजान था कि उसका ये करना अनिका को उस फीलिंग को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि रोहित खुद ये नहीं जानता था कि अनिका अभी उस ड्रग के संपर्क में आ गई थी। रोहित अभी भी इस चीज से अनजान था, इसलिए वो यहाँ पर अनिका को आराम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि अब कुछ भी हो सकता है, जिससे अब तक अनिका खुद को रोक रही थी। अब अनिका झट से बेड से उठकर बैठ गई। अब वो रोहित को कसकर जोर से हक कर लेती है। अनिका जैसे ही रोहित को हक करती है तो रोहित भी एकदम से हैरान हो जाता है। रोहित अनिका की इस हरकत से हैरान था। तभी अनिका ने अपने दोनों ही होठों को रोहित के गालों पर रखा और फिर उसके होठों पर किस करने लगी। रोहित यहाँ अनिका को खुद से दूर कर रहा था, क्योंकि रोहित जानता था कि अनिका खुद थकी हुई है, इसलिए रोहित अब अनिका को और परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन रोहित को तो खुद ये नहीं पता था कि अनिका को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि ये अनिका का आज का ये रूप रोहित के लिए एकदम से ही अलग था। क्योंकि रोहित के लिए अनिका का आज का बिहेवियर इतना अजीब लग रहा था कि उसे भी खुद समझ में नहीं आ रहा था। तभी रोहित ने अनिका को खुद से जबरदस्ती से अलग किया और फिर उसे पूछने लगा कि क्या हुआ है अनिका, तुम ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो। ये पूछते ही अब रोहित की नजर अनिका की आंखों पर गई। जब रोहित ने अनिका की आंखों से अपनी आंखों को मिलाया तो अब उसे उसमें कुछ अजीबपन लगा। तब जो बिल्कुल ही थकी हुई थी, तभी रोहित के सवालों को इग्नोर करते हुए अनिका रोहित को फिर से किस करने लगती है, क्योंकि अब उस केमिकल का असर अनिका के ऊपर इतना ज्यादा हो गया था कि अनिका खुद अब अपने सेंस में नहीं थी। अनिका को खुद भी नहीं पता था कि अब वो क्या कर रही है। और अब वो रोहित को फिर से अपने करीब खींच लेती है और फिर अब वो रोहित के कान के
पास जाकर कहती है कि प्लीज इस वक्त मेरा साथ दो। अनिका को खुद से अलग करते हुए अब रोहित अनिका को बाथरूम में ले जाता है और उसे ठंडे ठंडे पानी से शावर के नीचे खड़ा कर देता है, क्योंकि अनिका को की आंखों में इतना बेचैनपना देखकर अब रोहित भी एक पल के लिए डर जाता है। और अब वो भी सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनिका भी उस ड्रग, वो अपने दिमाग में बस इतना सब ही सोच रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ और भी सोचता या समझता। अब वो जल्दी से अनिका को शावर के नीचे खड़ा कर देता है, लेकिन अनिका फिर से रोहित को अपनी तरफ खींचती है और फिर उसे किस करने लग जाती है। अब रोहित अनिका से कहता है कि अभी यहीं खड़ी रहो अनिका। तभी रोहित अनिका के कपड़े लेकर आता है और फिर उसे चेंज करवाने लगता है। जब रोहित अनिका को कपड़े पहना रहा था तो तभी रोहित को अनिका के शरीर पर कुछ निशान दिखते हैं। रोहित समझ गया था कि अनिका की किसी से फाइट हुई है, क्योंकि जब उस आदमी के साथ अनिका की फाइट हो रही थी तो अनिका के शरीर पर भी कुछ जख्मों के निशान थे, क्योंकि उसके साथ उस आदमी के साथ फाइट करना अनिका के लिए इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि उस फाइट के दौरान कुछ वार तो अनिका के ऊपर भी लगे थे। एक तरफ अनिका के शरीर के निशान से रोहित परेशान था, तो वहीं अनिका रोहित को बार बार कभी हक करती तो कभी किस करने लगती। अब एक तो वो अनिका के शरीर पे लगे हुए निशानों से परेशान था, दूसरा आज उसके इस बिहेवियर से भी। तभी रोहित अब अनिका को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर लेकर जाता है। अब वो अपने ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स को निकाल कर लेकर आता है और अब वो वहां पर एक ऑइंटमेंट निकालकर अनिका के हर निशान पर अब उसे लगाने लगता है, क्योंकि अनिका के शरीर पर जख्म कुछ ज्यादा ही थे। वहां अनिका बीबी रोहित के हर सफर से खुद पर ही काबू खो रही थी। अनिका के सारे ही निशानों पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद रोहित ने अनिका को रूम में बंद कर दिया, क्योंकि रोहित आज अनिका का ये बिहेवियर देखकर अब रोहित भी एक पल के लिए तो बहुत ही हैरान था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। अब वो अनिका को उस कमरे में बंद करने के बाद अब वो खुद बाहर आ गया। यहाँ अनिका दरवाजा पीट रही थी कि रोहित तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। अब रोहित समझ गया था कि ये अनिका नहीं बल्कि उसके अंदर जो ड्रग का असर था अब वो बोल रहा था। हालांकि रोहित खुद अनिका का पति था, लेकिन वो अनिका की ऐसी हालत में इस चीज का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सकता था। रोहित के दिमाग में अचानक से एक बात याद आई। जब अनिका और रोहित पहली बार मनाली में मिले थे तो सनी ने भी दोनों के ही साथ एक ऐसी ही शरारत की थी। शादी के बाद जब रोहित ने अनिका से मजाक में पूछा था कि आखिर उस पर उस ड्रग का असर क्यों नहीं हुआ था, तो अनिका ने रोहित को जवाब दिया था कि बचपन में उसकी सौतेली मां मनीषा गुलेरिया ने उसे हार्मोनल इम्बैलेंस का इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से उसका शरीर मोटा हो गया था और उसी वजह से ही उसे बहुत सी ही मेडिसिन ली। उसकी वजह से उसकी बॉडी इम्यून तो हो गई थी, जिसकी वजह से उस पर अब बाहरी ड्रग का कोई भी असर नहीं होता था। आज रोहित के दिमाग में वही बात याद आ रही थी। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए रोहित ने सोचा कि क्या ये ड्रग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि नॉर्मली अनिका के ऊपर कोई भी ड्रग इतना हैवी नहीं हो सकता था, क्योंकि अनिका ने खुद ये बात रोहित को बताई थी। रोहित अब यही सोचता है कि वो कल सुबह ही इस टॉपिक पर अनिका से बात करेगा, क्योंकि अभी के लिए अनिका से बात करना अब रोहित के लिए भी ठीक नहीं था और अनिका की इस हालत का रोहित फायदा ना उठाए, इसलिए ही शायद रोहित अब बाहर आ गया था। रोहित यही सब सोच के वहीं पर सोफे पर ही बैठा बैठा कब सो गया उसे भी खुद ध्यान नहीं रहा, क्योंकि आज का दिन रोहित के लिए भी बहुत ही हैट्रिक था। और अब ऐसे में अनिका की ये हालत देखकर तो अब उसकी टेंशन और भी बढ़ती ही जा रही थी। ये सब सोचते सोचते रोहित को अब खुद सो गया वहीं पर सोफे पर ही हॉल में लेटकर, उसे खुद भी नहीं पता चला। जहां एक तरफ रोहित और अनिका के रूम का ये हाल था तो वहीं दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर पर निखिल की हालत भी रोहित की ही तरह थी। निखिल हर मुमकिन कोशिश कर चुका था कि भूमिका पर उस ड्रग का असर खत्म हो जाए, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया था, क्योंकि भूमिका की भी हालत बहुत ही खराब थी। तो एटलीस्ट निखिल ने भी भूमिका को अंदर के रूम में ही बंद कर दिया था। भूमिका ने भी काफी देर तक निखिल को आवाजें लगाई थी। या निखिल भी यही सोच रहा था कि वो तो बस 2 से 3 मिनट तक ही उस रूम में था, तो उसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की
तो उसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने में कितनी मुश्किल हो रही थी। तो अब यहाँ पर जो भूमिका वहां पर पता नहीं कितनी देर से थी, इसलिए भूमिका के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब निखिल अनिका के बारे में भी सोच रहा था कि अनिका मैडम तो ना जाने कितनी बार उस केमिकल ड्रग के कंट्रोल में आई होगी, क्योंकि निखिल को भी 2-3 मिनट के अंदर उस केमिकल का असर शुरू हो चुका था। लेकिन निखिल के ऊपर अभी इसके माइल्ड ही लक्षण थे। अब निखिल सोचता है आई होप वो ठीक होंगी। यही सोचते हुए अब निखिल ने भी अपना लैपटॉप निकाला और इसे अपार्टमेंट में लगे हुए कैमरे को अब हैक करने लगा। निखिल अब चेक कर रहा था कि कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया है। तभी निखिल चेक कर रहा था, तभी उसने देखा कि अनिका मैडम 6th फ्लोर पर रोहित के रूम में जा रही है। निखिल ने अब जल्दी से वो सारी ही सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया, क्योंकि अनिका जब वहां पर उस रोहित के कमरे से निकले थी तब तो अनिका ने भी वहां के सीसीटीवी को हैक कर लिया था। लेकिन वहां से जाने के बाद अब वो उसके एक्सेस को फिर से छोड़ देती हैं। लेकिन जब अनिका वापस वहां पर आती है तो अनिका की खुद हालत इतनी ठीक नहीं थी, इसलिए अनिका उसके सीसीटीवी को वहां फिर से हैक करना भूल जाती है। लेकिन जब निखिल वहां के सीसीटीवी को चेक करता है तो इससे पहले उस सीसीटीवी को कोई भी देखे उससे पहले ही निखिल उसे डिलीट कर देता है, ताकि किसी को भी अनिका के वहां पर होने का पता ना हो। अब निखिल भी अपने इस काम को अच्छे से करके अब निखिल भी सो गया था। अब तक सुबह हो चुकी थी। रात का तूफान शांत हो गया था। आज वाली रात सबके निखिल, भूमिका, रोहित और अनिका इन चारों के लिए ही बड़ी ही बुरी थी। रोहित ने जैसे ही अब रूम का दरवाजा खोला तो रोहित ने देखा कि अनिका बेड पर सो चुकी थी। रोहित ने अब सोचा कि वो जल्दी से घर की क्लीनिंग कर दे, और फिर रोहित अब जल्दी से पूरे ही घर की क्लीनिंग कर देता है, क्योंकि रात को अनिका को संभालते संभालते ही काफी ही चीजें तहस नहस हो गई थी। और फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जब रोहित शावर लेकर वापस अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि अनिका अभी भी बेड पर सो ही रही थी। अब रोहित जल्दी से किचन में जाता है और ब्रेकफास्ट रेडी करता है, और फिर चाय बनाने लगता है तो उसकी नजर टाइम पर जाती है। रोहित अब रूम में जाकर अब अनिका को जगाने लगता है, अब क्योंकि टाइम को देखकर अब रोहित सोचता है कि अनिका को अब उठ जाना चाहिए। अनिका जब रोहित उसे जगाने के लिए जाता है तो रोहित के जगाने से अब अनिका अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो वो देखती है कि सामने रोहित उसे जगा रहा है। अनिका अब रोहित के चेहरे को देखकर अब रोहित को हग कर लेती है और फिर उसे थैंक यू कहती है। अनिका कहती है थैंक यू मिस्टर मारवा, कल रात की सिचुएशन को संभालने के लिए। अब रोहित भी अनिका को एक फोरहेड किस करता है और उसे कहता है कि जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैंने चाय और ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। अब रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है मिस्टर मारवा, मुझे बस 15 मिनट दो, मैं आती हूँ। यह कहते हुए ही अब अनिका भी जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में शावर लेने के बाद अनिका रेडी होकर जब बाहर आती है तो वो देखती है कि रोहित उसका वहां पर वेट कर रहा था। अनिका को देखते ही रोहित अब 2 कपों में अपनी चाय निकालता है। तभी अनिका कहती है कि चाय 4 कप में निकाल दीजिए मिस्टर मारवा। कल रात भूमिका और निखिल दोनों ही 2nd फ्लोर पर थे, क्योंकि अब उनके लिए भी ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। और आप तो जानते ही हैं कि अभी वहां पर किचन सेट नहीं हुआ है, इसलिए उन दोनों के लिए भी यहाँ से ब्रेकफास्ट जाएगा। ये कहते हुए ही अब अनिका निखिल को एक मैसेज टाइप करती है कि अगर भूमिका उठ गई है तो दोनों हमारे रूम में आ जाओ। जैसे ही वहां पर 2nd फ्लोर पर निखिल ये अनिका का आया हुआ मैसेज देखता है तो अब वो उसने भूमिका से कहा कि जल्दी चलो, हमें अभी 6th फ्लोर पर जाना है, क्योंकि अब तक भूमिका भी उठ चुकी थी। ये सुनते ही अब भूमिका कहती है कि क्या अनिका ने रोहित को बता दिया है कि मैं कल रात उस केमिकल ड्रग से इफेक्ट हुई हूँ, क्योंकि भूमिका को खुद डर लग रहा था कि अगर रोहित को इसके बारे में पता चलेगा तो पता नहीं उसका भाई उसके बारे में क्या क्या सोचेगा। भूमिका की इस बात पर निखिल जवाब देता है कि पता नहीं भूमिका, मुझे कुछ भी, लेकिन जल्दी चलो, अनिका ने बुलाया है। कुछ ही देर में निखिल और भूमिका ने अनिका के रूम के अंदर चले गए। कुछ ही देर में निखिल और भूमिका ने अनिका के रूम को बंद किया और फिर वो दोनों जल्दी से 6th फ्लोर पर चले जाते हैं। एक बार पूरे ही कॉरिडोर को चेक करने के बाद अब वो जल्दी से रोहित के कमरे के सामने चले जाते हैं और वहां पर लगी हुई बेल को बजाने लगते हैं। अनिका जानती थी कि अभी भूमिका और निखिल ही होंगे, क्योंकि अनिका ने ही निखिल और भूमिका को बुलाया था। इसलिए अब अनिका बिना किसी झिझक के जल्दी से जाकर दरवाजे को खोल देती है। तभी वो दोनों भी अनिका के दरवाजा खोलते ही जल्दी से दरवाजे के अंदर आ जाते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि अगर यहाँ पर उन्होंने किसी ने भी उन दोनों को रोहित के कमरे
कमरे के बाहर देख ले, इसलिए वे बिना वक्त गवाए ही जल्दी से रोहित के कमरे के अंदर चले जाते हैं। जब निखिल और भूमिका दोनों ही रोहित के कमरे के अंदर जाते हैं तो भूमिका को रोहित के कमरे के अंदर जाते हुए आज थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि भूमिका अभी भी इसी गिल्ट में थी कि कहीं रोहित को कल रात के बारे में सब कुछ पता तो नहीं था। रोहित के सामने भूमिका को आज जाने में बहुत ही शर्म आ रही थी। तभी रोहित ने कहा, बैठो तुम दोनों, ब्रेकफास्ट और चाय दोनों ही तैयार है। जल्दी से अब चारों ने ही ब्रेकफास्ट लिया और फिर चाय भी पी। कुछ ही देर में अब भूमिका ने अनिका के और निखिल ने रोहित के कपड़े पहन लिए, तो वहीं अनिका अब सारी प्लेट और कप को धोने के लिए किचन में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर भूमिका और निखिल के पास कपड़े नहीं थे, इसलिए वो दोनों ही अनिका और रोहित के कपड़ों को यूज़ करते हैं। अब रोहित ने अनिका से कहा, रहने दो, मैं कर दूंगा। तभी अनिका ने कहा, तुम ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर चुके हो मिस्टर मारवा, आज प्लीज़ मुझे ये सब करने दो। और हाँ, पुरानी लाइब्रेरी को मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दो प्लीज़। इस बात को सुनकर अब रोहित ने कहा, ठीक है, आज कॉलेज जाकर मुझे एप्लीकेशन दे देना, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अनिका से ये कहकर अब रोहित जाने ही वाला था कि तभी अनिका ने रोहित से कहा, लंच पर टाइम से आ जाना मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर रोहित सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है।